हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का। यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे वह एनसीईआरटी साइंस का जो बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसका हम लोग देखेंगे। यहाँ पे चैप्टर नंबर आज के वीडियो में 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो यहाँ पे इसका हम लोग आंसर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो एनसीईआरटी साइंस फॉर क्लास 9th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी वीडियो आपको आई बटन के लिंक पर मिल जाएंगे, तो आप सभी को ध्यान देना है। और साथ में इस वीडियो का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के हमने चैप्टर फर्स्ट का भी वीडियो और साथ में उसका पीडीएफ भी चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर के उसको भी एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं और इसको समझते हुए चलेंगे, ताकि हम लोग जब भी इसका क्वेश्चन आंसर करें तब कोई भी समस्या या कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए क्वेश्चंस इस प्रकार से। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। यानी पृथक का मतलब होता है अलग अलग करने के लिए आप कौन कौन सी विधियां अपनाएंगी। जैसे फर्स्ट में दिया है, यहाँ पे फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में जो दिया है वो बोला है कि सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में, फिर अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। तो इन सारी चीजों को हमने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट में जो उत्तर है। जैसे पृथक करने के लिए विधि, तो फर्स्ट में जो है वह सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करना है। तो आप कौन से विधि का उपयोग करेंगे? तो आप जो विधि का उपयोग करेंगे वो आपका वाष्पीकरण विधि होगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट का यहाँ पे फर्स्ट यानी पहला का ए का उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण विधि। चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 यानी 1 के बी में कहा है कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से आप पृथक करने में कौन सा विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे सही जवाब इसका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही जवाब ऊर्ध्वपातन होगा। चलते हैं और इसके हम लोग तीसरा है धातु के टुकड़े। देखिए यहाँ पे धातु के टुकड़े हैं जो कार के इंजन के ऑयल से पृथक करने हैं। तो आप कौन से विधि का उपयोग करोगे? तो यहाँ आप छानन विधि का प्रयोग करके आप इसका जो टुकड़ा है उसको आप निकाल सकते हो। फिर उसके बाद दही से मक्खन निकालने के लिए आप कौन से विधि का प्रयोग करोगे? तो अपकेंद्रण विधि। फिर ई में बोला है कि जल से तेल निकालने के लिए तो आपको पृथक्करण टिप का उपयोग करना होगा, जिसको हम लोग देहाती भाषा में जनरली टिप बोलते हैं। तो उसका उपयोग यहाँ पे करने वाले हैं। फिर एफ क्वेश्चन में आप छन्ना विधि यानी चाय से चाय की पत्तियां जो निकालने हैं वो आप छन्ना विधि से निकाल सकते हो। और जी में बालू से लोहे के पिनों को पृथक करने यानी बालू के में जो पिन लगे हुए हैं उनको आपको निकालने हैं, तो वो कौन से विधि का उपयोग करेंगे? तो वो आपको जो विधि का प्रयोग करने हैं वो आपका चुंबकीय विधि होगा। कौन सा? चुंबकीय विधि। तो इस तरह से हमने फर्स्ट का 1 ए से लेकर जी तक के आंसर देख लिया। चलते अब क्वेश्चन नेक्स्ट। इसमें और भी है एच में कहा भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करना है। जो भूसा है ना उससे गेहूं के दाने को निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे आप फटकन विधि या ओसवन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। फटकन विधि या ओसवन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आई में बोला है कि पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करना है। जो पानी में तैर रहा है महीन मिट्टी के कण, तो उसको आपको अलग कर देने हैं। तो कौन से विधि का प्रयोग किया जाएगा? तो भारण विधि का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे, भारण विधि का। फिर नेक्स्ट है पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से, पुष्प की पंखुड़ियां जो होती है ना उनको निचोड़ करके विभिन्न रंजकों को पृथक करने में आप कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे? तो ये आपका हो जाएगा क्रोमैटोग्राफी। यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोमैटोग्राफी। चलते अब नेक्स्ट में कहा है कि चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। इनमें आपको विलयन शब्द लेने हैं, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, फिल्ट्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, और साथ में आपको अवशेष के शब्दों का प्रयोग करने हैं। तो ये सारे चीज आपको उपयोग में लाने हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर।
तो सबसे पहले आपको क्या करने हैं, 1 कप पानी लेने हैं और ये जो 1 कप पानी होंगे वो आपका विलायक के रूप में होंगे, ठीक है ना। फिर आप पानी में क्या करें, चीनी मिला दें जो विलेय का काम करेगा। फिर इस जल और पानी में आप जल और चीनी से आपका एक विलयन तैयार होगा। तो ये तीनों वर्ड का हमने यहाँ पे प्रयोग कर लिया है, ठीक है ना, और ऐसा जनरली होता भी है। फिर उसके बाद आपको क्या करने हैं, जो चीनी है वो घुलनशील तो जल में है ही, तो एक वर्ड यहाँ पे हमने घुलनशील को भी ले लिया, यानी चीनी जल में क्या करेगा, घुल जाएगा, घुलनशील है। अब इस विलयन में आधा चम्मच चाय की पत्ती डालेंगे जो अघुलनशील है, चाय की पत्ती तो चाय में घुलेगी ही नहीं। फिर इसमें 1 कप आप दूध डाल दीजिए और उसके बाद उसको उबाल दीजिए, और उबालने के बाद आप क्या कीजिए, छाननी के माध्यम से इसको छान लीजिए, तो आपको एक घुले रूप में चाय आपको मिल जाएगा, जिसमें चाय जो बना है वह पानी प्लस चीनी का मिश्रण हुआ, या कह सकते हो घुले हुआ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लड़की है जिसका नाम है प्राज्ञा, और वह 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को विभिन्न तापमानों पर जांचती है। नीचे दिए गए आंकड़ों में वह प्राप्त करती है। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम, देखिए यहाँ पे प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं। जैसे यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो 283 पे 21, 293 पर 32, 313 पे 62, 333 पे 106, 353 पे 167, ये आपका तापमान दिए गए हैं। और ये जो नीचे वाला दिया गया है ये आपका ग्राम में दिया गया है, ये आपका ग्राम में दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि 50 ग्राम जल में, देखो यहां से 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो आपको बताने कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो चलिए यहाँ पे हमने बता दिया उत्तर में कि क्या आपको करने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया है कि जो 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट है वो 100 ग्राम जल में संतृप्त विलयन है और वह 313 केल्विन पर घुल रहा है। कितना केल्विन पर, 313 केल्विन पर। अब यहाँ पे आपको 50 ग्राम की बात करा है, तो देखो सिंपल सी बात है, 100 ग्राम आपको घुल रहा है कितना पे, तो 100 ग्राम जो जल संतृप्त है वह 313 पे घुल रहा है, और ये कितना ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को घुला रहा है, तो 62 ग्राम। तो यहाँ पे 50 ग्राम जल में पूछा है, तो 100 ग्राम पे इतना, तो 50 ग्राम पे क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो इसका आधा कहने का मतलब 31 ग्राम। तो आप यहाँ से 31 ग्राम लिख सकते हैं। वैसे तो हमने यहाँ पे आपको बता भी दिया है और आंसर के रूप में, और आपको इस पीडीएफ में भी आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अतः पोटेशियम नाइट्रेट 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए उसको घुलना चाहिए। तो यहां से इसका उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसी का बी बोला है कि प्राज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए वो छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी या क्या उसको पता चलेगा, इसको आपको स्पष्टीकरण करने हैं। तो चलिए हम भी यहाँ पे कर दिए हैं कि जो पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त घोल हैं, जब उसको ठंडा किया गया तो प्राज्ञा ने अवलोकन किया कि जो ठोस पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल हैं विलयन से पृथक हो गए, यानी विलयन से चले गए, भाग गए। अतः जब विलयन ठंडा हुआ तो उसको पोटेशियम नाइट्रेट के कुछ मात्रा प्राप्त हुए, यानी पहले उसके पास क्या था, पोटेशियम क्लोराइड था। ध्यान से देखोगे तो ये पोटेशियम क्लोराइड था, लेकिन जब उसने ठंडा किया उसको तो उसको मिला पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3। ध्यान रखेंगे, इसको ये मिला। तो यही चीज वो अवलोकन किया कि जो पोटेशियम क्लोराइड के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वे सभी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, पता नहीं कहां चले जाते हैं। ठीक है ना। अब इसका चलते हैं सी पे। सी में कहा है कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील है। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो 293
पर जो लवणों की घुलनशीलता है वह निम्न तरीके से है, जिनमें आप देख सकते हो पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम घुल रहा है 293 पर, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम। तो यहाँ पे इन सारे चीजों में जो घुलनशीलता सबसे ज्यादा है वह अमोनियम क्लोराइड की है। कितना? तो 37 ग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि अमोनियम क्लोराइड 293 केल्विन पर सबसे अधिक घुलनशील है। ठीक है ना। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी वो इसी का डी में बोला है कि तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो तापमान है ना, तो तापमान में अगर परिवर्तन चेंजिंग लाया जाए, घटाया जाए, बढ़ाया जाए, तो जो लवण की घुलनशीलता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। उत्तर में लिखे हैं कि जो तापमान है उसको बढ़ने के साथ घुलनशीलता बढ़ती है, और जब तापमान जब कम हो जाएगी, जब ये कम होगी, तो इसकी जो घुलनशीलता है वो भी क्या होगी? घटेगी। ठीक है ना। जब बढ़ेगी, तो जब तापमान बढ़ेगा तो ये भी घुलनशीलता बढ़ती है, और जब तापमान घटती है तो ये भी तापमान क्या हो जाती है? घटना स्टार्ट हो जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है? उदाहरण सहित निम्न जो लिखे गए हैं उनका व्याख्या करने हैं। जैसे फर्स्ट में बात करें तो फर्स्ट में आपको संतृप्त विलयन दिया है। तो चलिए संतृप्त विलयन को पहले देख लेते हैं। तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल्स। तो चीनी एवं जल का जो विलयन है ना, वह 0 डिग्री सेल्सियस पर, चीनी एवं जल का जो विलयन है यानी शरबत कह सकते हो, तो 0 डिग्री पर एक संतृप्त विलयन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस ताप पर चीनी और पानी अधिक जल में नहीं घुलती। जो चीनी है वो अधिक जल में नहीं घुलती है। तो इस तरीके से यह देख सकते हो। उसके बाद शुद्ध पदार्थ की परिभाषा देने हैं। तो शुद्ध पदार्थ वह होता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा उनमें मौजूद सभी कण रासायनिक प्रकृति के होते हैं, यानी उनका जो कण होते हैं वो सभी रासायनिक प्रकृति के होते हैं। जैसे हम लोग बात कर लें तो सोना चांदी, ये जो सोना और चांदी आपके हैं ये धातु के, ध्यान रखेंगे ये धातु है, जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन जैसे भी तत्व जो जैसे पदार्थ भी शुद्ध पदार्थ के रूप में आते हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट में आपको जो देने हैं वो कोलाइड को देने हैं। तो कोलाइड, आइए बात कर लेते हैं कोलाइड विलयन की वह अवस्था है जिसमें विलय के कणों के आकार वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के आकार के मध्यवर्ती या कह सकते हो कि बीच में होते हैं। कह सकते हो कि बीच में होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलाइड बोलते हैं। ध्यान रखने एग्जाम्पल में अब देखो तो जैसे दूध, स्याही, रक्त, बादल, कुहासा, जेली, ये जो सभी हैं ये सभी उदाहरण है किसके? कोलाइड के। ये सभी उदाहरण है किसके? कोलाइड के। तो ध्यान रखने। अब हम लोग बात करेंगे निलंबन क्या होता है? तो यह एक विषमांग पदार्थ है जिसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण द्रव और गैस में घुलते नहीं बल्कि संपूर्ण द्रव या गैस में निलंबित स्थिति में रहते हैं। जैसे कीचड़, बालू, खड़िया का मतलब यहाँ पे चौक होता है। ठीक है ना, चौक, जिसको हम लोग खल्ली भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे। तो ये सभी निलंबन के पदार्थ है या निलंबन में होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को आपको समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करना है। तो आइए, हमने भी यहाँ पे समांगी और विषमांगी बता दिया है। जैसे यहाँ पे दिया है आपको क्वेश्चन में सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। तो समांगी मिश्रण में कौन कौन से आ जाएंगे? बर्फ, सिरका, छनी हुई चाय, वायु, सोडा जल, ये सभी समांगी। और विषमांगी में आ जाएंगे मिट्टी, लकड़ी। तो यहां से इसका उत्तर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव यानी उसमें कोई रंग नहीं है, क्या वो शुद्ध जल है?
तो इसको हम लोग एक प्रयोग के माध्यम से बता सकते हैं। तो कैसे? तो इसको एक परख नली लेने हैं रंगीन द्रव से भरे हुए और इसको आपको गर्म करना है, ठीक है ना। और यह यदि यह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगे तो यह शुद्ध जल है। यदि 100 डिग्री पर यह क्या करना लगे, उबलने लगे, यानी इसका क्वथन स्टार्ट हो जाए, तो इस चीज को हम लोग कहेंगे कि यह शुद्ध जल है। कोई भी दूसरा जो रंगीन पदार्थ होता है, जैसे अगर हम सिरका की बात कर लें, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलता है। यह भी आपको नोट करने हैं कि कुछ समय पश्चात जो द्रव है वो वाष्पीकृत होता है, यानी उसका वाष्प बनना स्टार्ट हो जाता है यदि आप 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाल रहे हो तो। अगर आपको नहीं होता है तो ये रंगहीन जो द्रव है वह शुद्ध जल नहीं होगा और कुछ भी शेष नहीं बचेगा। यानी 100 डिग्री पर अगर इसको आप उबालते रह गए तो शेष इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे जो जल होंगे या ऐसे जो द्रव होंगे उसको हम लोग शुद्ध जल कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करने हैं, शुद्ध और यहाँ पे शुद्ध पदार्थ चुनने हैं। यदि आप शुद्ध चुन देते हो तो बाकी जो बचेगा वो अशुद्ध होगा ही। जैसे वर्फ है तो वर्फ आपका शुद्ध पदार्थ है, और उसी तरह से लोहा आपका शुद्ध पदार्थ है। फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध पदार्थ है। फिर आपका यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड शुद्ध पदार्थ है। बाकी यहाँ पे जो दूध है आपका अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखने। अब हम लोग पारा की बात करें तो पारा क्या है, ये भी शुद्ध है। बाकी यहाँ पे और सभी की बात कर ले, ईंट, लकड़ी, वायु, ये सभी अशुद्ध पदार्थ है। इनमें कुछ न कुछ मिला होता है और हमने शुद्ध पदार्थ की परिभाषा भी आपको दे दिया है पहले, तो आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। जो नीचे दिए गए हैं ना उनमें मिश्रण है और उन मिश्रण में से आपको विलयन की पहचान करने हैं। तो क्या मिट्टी आपका विलयन है? तो देख लेते हैं। मिट्टी आपका विलयन नहीं है। यहाँ पे जो विलयन है वो समुद्र जल है और आपका सोडा जल है। बाकी यहाँ पे मिट्टी हो गया, वायु हो गया, कोयला हो गया, ये सभी मिश्रण तो है लेकिन ये विलयन नहीं है, विलयन नहीं है। तो ध्यान रखने हैं। अगर हम लोग 9th क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, यानी कौन टिंडल प्रभाव को बताता है। जैसे नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन या स्टार्च विलयन। तो टिंडल इफेक्ट को कौन, जो कोलाइड विलयन को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे अगर बात कर ले तो आपका दूध टिंडल इफेक्ट को यहाँ पे बताता है और स्टार्च का जो विलयन है ये आपका टिंडल इफेक्ट को बताएगा। बाकी यहाँ पे नमक का घोल, कॉपर सल्फेट का विलयन, ये सभी टिंडल इफेक्ट को नहीं बताएंगे। तो ध्यान रखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको तत्व, यौगिक तथा मिश्रण को चुनने हैं। इनमें से यदि हम 2 को चुन लें तो तीसरा तो ऑटोमेटिक चुना ही जाएगा। जैसे हम तत्व और यौगिक को चुन लें तो मिश्रण अपने आप यहाँ से छट करके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने सोडियम, सोडियम आपका क्या है, तत्व है। अगर हम लोग सिलिकॉन की बात करें तो ये भी आपका तत्व है। चांदी आपका तत्व है और यहाँ पे टीन आपका तत्व है। तो ये 4 यहाँ पे आपके तत्व हैं। बाकी अब हम लोग यौगिक की बात कर लें तो यौगिक आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। फिर उसी तरीके से मीथेन आपका यौगिक है। फिर उसी तरीके से साबुन आपका यौगिक है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आपका क्या है, यौगिक है। बाकी जो यहाँ पे बच रहे हैं, चीनी का घोल हो गया, कोयला हो गया, वायु, रक्त, ये सभी मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। तो ध्यान रखने हैं आप सभी को, जो बचा वो मिश्रण है। चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में आपको बताने हैं 11 नंबर क्वेश्चंस में क्या होंगे। इसको भी देख लेते हैं इसका क्या जवाब होंगे। तो 11 में आपको चुनने हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन जैसे पौधों की वृद्धि है, ये कौन से परिवर्तन है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो जो पौधे का यहाँ पे वृद्धि की बात करें तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। उसी तरीके से लोहे में जंग की बात कर लें तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन ही होगा। लेकिन लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, यहाँ पे कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जबकि खाना पकाना आपका रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, यहाँ पे क्या होगा, भोजन का जब पाचन करते हैं तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन जल से बर्फ बनना, ध्यान रखेंगे, जल से बर्फ बनना ये आपका रासायनिक नहीं है। तो यहाँ पे मोमबत्ती का जल जाना, मोमबत्ती का जल जाना आपका क्या है,
रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 छोड़ा करके बाकी सभी रासायनिक परिवर्तन है, तो आपको ध्यान रखने हैं। और आपको जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम आई हो या समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह का वीडियो का अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहेगा। और क्लास 9 का साइंस, सोशल साइंस, साथ में आपका हिंदी, साथ में आपका सोशल साइंस कहें तो फिजिक्स, साइंस, सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स सभी का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा 10th तक ले। तो ध्यान रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।